अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 जो कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से जितने भी सेक्शंस हैं और मैटर्स हैं उनको कवर करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 25 से स्टार्ट होता है और इसकी पहली हेडिंग है रजिस्ट्रेशन। और इसका जो पहला सब सेक्शन है वो क्या कहता है कि अ पर्सन शैल रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। शैल का मतलब होता है ज़रूर रजिस्टर करवाएगा, ठीक है। तो एक्ट के अंदर जब भी वर्ड शैल का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ लाजमी है। तो एक पर्सन जो है वो ख़ुद को ज़रूर रजिस्टर करवाएगा इस एक्ट के तहत। जो पर्सन, अच्छा कौन सा पर्सन, हु पार्ट ए है, प्रोवाइड्स एनी टैक्सेबल सर्विस फ्रॉम हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब, जो कि पंजाब के अंदर मौजूद है और उसका बिजनेस भी पंजाब में है या फिर उसका ऑफिस पंजाब में है और टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसने खुद को क्या करवाना है जी, रजिस्टर करवाना है इस एक्ट के तहत, ठीक है जी। दूसरा बी is otherwise required to be registered under any of the provisions of the act or rules, या फिर कोई भी इस एक्ट की किसी भी रूल या प्रोविजन के तहत उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी करार दिया गया है, तो फिर भी वो क्या कराएगा, ख़ुद को रजिस्टर करवा देगा। मतलब ये कि इस एक्ट के अंदर किसी सेक्शन के अंदर उसको वो कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था या फिर कोई ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसके तहत उसने ख़ुद को रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो उसका ज़रूरी हो गया है, तो फिर भी वो ख़ुद को क्या करवाएगा जी, रजिस्टर करवाएगा। तीसरी कंडीशन है फुलफिल एनी अदर क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट विच द अथॉरिटी में प्रेस्क्राइब्ड अंडर सब सेक्शन 2। अब ये सब सेक्शन 2 आगे हमने पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है जी, वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी फॉर एग्जांपल कुछ रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया तय कर देती है जिसके तहत उसने उसका ख़ुद को रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो जाता है, तो फिर भी वो ख़ुद को क्या करवाएगा जी, रजिस्टर करवाएगा। तो रजिस्टर करवाने की 3 कंडीशंस हैं जी। एक बंदा ख़ुद को ज़रूर रजिस्टर करवाएगा अगर वो टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है, उसका ऑफिस या प्लेस ऑफ बिज़नेस पंजाब के अंदर है, तो फिर वो ख़ुद को रजिस्टर करवाएगा, उसके ऊपर ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी इस एक्ट के किसी भी रूल या रेगुलेशन या सेक्शन के तहत अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसने ख़ुद को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो फिर उसके ऊपर ख़ुद को रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद पार्ट सी है, अगर अथॉरिटी जो है वो कोई भी रिक्वायरमेंट्स या कोई भी क्राइटेरिया बना देती है जिसके तहत जो बंदा है उसने ख़ुद को रजिस्टर करवाना है, तो फिर भी उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये 3 पार्ट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद सब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन विल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रेस्क्राइब। अब ये जो हमने पढ़ा है ना, ये क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स, ये क्या अथॉरिटी क्या करेगी, ये बेसिकली अथॉरिटी ऑफिशियल गैजेट के अंदर प्रेस्क्राइब कर देगी कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस जिसके तहत उसने क्या करना है, खुद को रजिस्टर करवाना है किसी बंदे ने। उसके बाद सब सेक्शन 3 की बात करें, अ पर्सन हु रिसीव्स अ सर्विस विच इज़ टैक्सेबल सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। अब ये सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 क्या कहता है कि जब भी कोई बंदा पंजाब का रेजिडेंट है और वो सर्विस रिसीव करता है फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद नहीं है, वो बाहर कोई फॉरेन कंपनी है, यूएई की कंपनी है या फॉर एग्जांपल यूएसए की कंपनी है, उधर से वो क्या करता है, सर्विस ले लेता है और वो सर्विस टैक्सेबल सर्विस है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अब वो फॉरेन कंपनी से तो पंजाब गवर्नमेंट टैक्स नहीं ना ले सकती। अब क्या होगा कि जो बंदा पंजाब के अंदर वो सर्विस रिसीव कर रहा है, वो बंदा क्या करेगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जितना भी उस टैक्सेबल सर्विस के ऊपर टैक्स लगता होगा वो सबमिट करवाएगा, ठीक है जी।
एंड इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन जो अच्छा यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जिस बंदे ने वो सर्विस रिसीव की है वो रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं है, अथॉरिटी के साथ उसने खुद को रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई हुई। शैल बी डीम टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द टैक्स पीरियड। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ बताई गई है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो पंजाब का बंदा है और वो टैक्सेबल सर्विस ले रहा है किसी ऐसी कंपनी से जो पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान फॉरेन कंपनी है, यूएसए के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब वो टैक्सेबल सर्विस तो उसने ले ली है, ठीक है। अब वो बंदा खुद भी क्या है कि अथॉरिटी के साथ रजिस्टर नहीं है, लेकिन अथॉरिटी क्या करेगी कि उसको रजिस्टर्ड पर्सन तस्वर करेगी, ठीक है। शैल बी डीम टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है कि उसको एक रजिस्टर्ड पर्सन तस्वर किया जाएगा, उसको एक रजिस्टर्ड पर्सन ही समझा जाएगा, बेशक वो रजिस्ट्रेशन उसने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, फिर भी एक टैक्स पीरियड के लिए उसको रजिस्टर्ड पर्सन समझा जाएगा और फिर वो उस टैक्स पीरियड के अंदर जो जो उसने सर्विसेज ली हैं उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स बनता है वो अथॉरिटी को सबमिट करवाएगा, ठीक है जी। इन विच अच्छा इसमें कुछ आगे कंडीशंस भी हैं। सच पर्सन रिसीव्स द सर्विस। अब कंडीशन ये है कि ऐसा बंदा अगर सर्विसेज रिसीव कर लेगा तो ऐसी सूरत में उसको क्या समझा जाएगा जी, रजिस्टर्ड पर्सन समझा जाएगा और वो खुद क्या करेगा कि जो भी उसने सर्विसेज ली हैं उसके अगेंस्ट जितना भी टैक्स बनता था वो पीर अथॉरिटी को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वो सबमिट करवाएगा। उसके बाद सेक्शन बी है, एन इनवाइस फॉर द वैल्यू ऑफ द सर्विस इज इशूड आर सेंट टू आर रिसीव्ड बाय द पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल उसने सर्विसेज नहीं ली लेकिन उन सर्विसेज की इनवाइस जनरेट हो गई, उसने एग्रीमेंट कर लिया किसी कंपनी के साथ कि हमने ये टैक्सेबल सर्विसेज आपसे लेनी है, ठीक है, और वो एग्रीमेंट के नतीजे में इनवाइस जनरेट हो गई। अब अगर उसने इनवाइस हासिल कर ली है, जनरेट हो गई है, तो ऐसी सूरत में भी उसको एक रजिस्टर्ड पर्सन तस्वर किया जाएगा और रजिस्टर्ड पर्सन क्या है जी, टैक्स अपना जमा करवाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन है, कंसीडरेशन फॉर द सर्विस इज पेड बाय द पर्सन। कंसीडरेशन का मतलब है जो पैसा उस सर्विस लेने जिसने सर्विस ली है उस सर्विस के नतीजे में जितने उसने पेमेंट करनी थी, पैसे देने थे, वो पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल सर्विस उसने अभी नहीं भी रिसीव की, ठीक है, इनवाइस भी नहीं जनरेट हुई, लेकिन क्या हुआ है कि उसने पैसे दे दिए। अगर उसने पैसे दे दिए हैं तो फिर भी उस बंदे को क्या समझा जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन समझा जाएगा और उसने जो है वो टैक्स जमा करवाना है। उसके बाद फर्दर उन्होंने कहा है कि विच एवर इज अर्लियर एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स शैल बी एप्लीकेबल टू सच पर्सन। इन तीनों कंडीशंस में जो भी पहले आ जाएगी बस उसी कंडीशन को देखते हुए उसको रजिस्टर्ड पर्सन करार दे दिया जाएगा और इस एक्ट के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस उस पर अप्लाई होंगे फॉर दैट पार्टिकुलर टैक्स पीरियड। उस टैक्स पीरियड के अंदर उसको एक रजिस्टर्ड पर्सन समझा जाएगा और रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं वो वही उस पर भी लगेंगे। एंड एनी मैटर रिलेटिंग टू अराइजिंग आउट ऑफ आर कंसर्निंग that tax period as if that person had provided the service। तो उसको जो है वो सारे वही कंडीशन उस पे लगेंगी कि उस बंदे ने जैसे सर्विस प्रोवाइड की और एक टैक्स कलेक्ट किया और उसने वो टैक्स जो है वो सबमिट करवाना है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को, तो उसने उसके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही लगेंगे। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। द अथॉरिटी मे पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट। अथॉरिटी क्या करेगी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट पब्लिश करेगी, अ लिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनकी एक लिस्ट जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो वहाँ पे शो करवाई जाएगी, पब्लिश होगी, ठीक है। तो कोई भी बंदा, अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी बंदा है, अगर वो चेक करना चाहता है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट ओपन करेगा और वहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा। अगर नाम आ रहा होगा तो वो रजिस्टर्ड करार दिया जाएगा और इस तरह उसकी क्या है, बेसिकली उसकी फेस वैल्यू अच्छी बन जाती है, उसकी लाइबिलिटी अच्छी बन जाती है, मतलब उसको अच्छा करार
उसको अच्छा जो है वो समझा जाता है अगर वो खुद को रजिस्टर करवा ले तो। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी का ये होता है कि वो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस सारे किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब सेक्शन 5 की। इट शैल बी रीजनेबल फॉर अ पर्सन टू बिलीव दैट एन अदर पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इफ दैट पर्सन इज ऑन द लिस्ट प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी। अगर उस वेबसाइट के अंदर एक पर्सन का नाम आ गया है, दैट इज़ एनफ कि उस पर्सन को एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो समझा जाए। ठीक है, किसी भी बंदे के लिए इतना काफ़ी है कि वो उस वेबसाइट की लिस्ट में देखे, अगर उस बंदे का नाम है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन ही करार दिया जाएगा। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर किसी को स्पेसिफाई कुछ कर दिया जाए किसी बंदे को तो वो एक अलग बात है। नो पर्सन शैल बी एब्सॉल्व्ड ऑफ एनी टैक्स लाइबिलिटी। किसी को भी टैक्स लाइबिलिटी की छूट नहीं है फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट आर रूल्स। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं होगी, तो ऐसी सूरत नहीं है। ठीक है जी, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड ना भी हो और वो टैक्सेबल सर्विसेज ले रहा है और वो जो हमने ऊपर सिचुएशन पढ़ी है और उसके तहत भी उसको क्या है कि उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा, तसव्वुर कर लिया जाएगा कि वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उससे फिर इस तरह टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 26 है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई बंदा खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले। अ पर्सन हु कैरीज ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कोई भी बंदा जो है वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस कर रहा है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द एक्ट और लॉ। मे अप्लाई फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम। अब उसके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी वक्त वॉलंटरी खुद क्या है कि अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बंदा कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिस एक्टिविटी के तहत ज़रूरी नहीं है कि वो खुद को रजिस्टर करवाए। ठीक है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन है कि वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किसी भी वक्त करवा सकता है। सब सेक्शन 2 है, इफ़ अ पर्सन हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अप्लाइज फॉर द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर पर्सन जो है जिसको ज़रूरी नहीं था कि वो खुद को रजिस्टर कराए लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, द अथॉरिटी में रजिस्टर द पर्सन इफ़ द अथॉरिटी इज़ सेटिस्फाइड। तो अथॉरिटी उस बंदे को रजिस्टर कर लेगी अगर कुछ कंडीशंस के ऊपर वो पूरा उतरे। कौन सी कंडीशन है जी? पहली कंडीशन है द पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग और शैल प्रोवाइड अ सर्विस दैट इज़ टैक्सेबल सर्विस। एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर इन फ्यूचर टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड करेगा। इफ़ द पर्सन वाज रजिस्टर्ड, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड हो और टैक्सेबल सर्विस इन फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा तो ऐसे बंदे को भी क्या है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सिंपली ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो इन फ्यूचर टैक्सेबल सर्विस हो सकती है, ठीक है, और उस बंदे को भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। उसके बाद इसकी कंडीशन बी है द पर्सन हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस एट विच ही कैरीज ऑन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्सन के पास क्या है कि बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक प्लेस ऑफ बिजनेस भी है। मतलब ये कि उसका एक ठिकाना भी है जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे बंदे को भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। There are reasonable grounds to believe that the person shall keep proper records, और वहाँ पे क्या है कि reasonable grounds भी होने चाहिए। ठीक है, अगर अथॉरिटी के पास ये reasonable grounds हैं to believe that the person shall keep proper records and regular returns as prescribed under this act and rules। अब क्या है कि कोई बंदा अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसने क्या करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी रखने हैं और जो जो उसने टैक्स कलेक्ट करना है उसके रिटर्न्स भी अथॉरिटी को देने हैं
इन चीज़ों पर अगर वो पूरा उतरता है तो फिर उसको क्या है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन उसकी कर दी जाएगी। इफ़ द पर्सन हैज़ commenced carrying on an economic activity, the person has, अगर वो ऑलरेडी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या ऐसा बिजनेस कर रहा है तो और उसने kept proper records in relation to his economic activity, और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसने मेंटेन किए हुए हैं, रखे हुए हैं, एंड complied with his obligation under other एप्लीकेबल टैक्सेशन लॉज, और अदर जो एप्लीकेशन टैक्सेबल लॉज हैं उनको वो अपनी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा है, तो फिर भी उसको क्या है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी। ठीक है जी, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाती है अगर कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जो टैक्सेबल है, और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता और उस सर्विस को टैक्सेबल समझा जाता तो फिर भी तो ऐसी सर्विसेज अगर हैं तो उसको जो है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाती है। उसके बाद बी है, पर्सन जो उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसी तरह उसकी सी कंडीशन थी कि अथॉरिटी जो है वो रीज़नेबल ग्राउंड्स हों उसके पास कि ये बंदा जो है वो अपने रिकॉर्ड्स रखेगा और जितने भी टैक्स हैं उसको रिटर्न फाइल करेगा, अथॉरिटी को देगा। इसी तरह अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है तो उसने अपने बिज़नेस के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और वो बाकी अपनी सारी ड्यूटीज़ जो है अदर लॉज के तहत जो उसके टैक्स बनते हैं वो सारे दे रहा है, तो फिर भी उसको वॉलंटरी जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट कर दी जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 27 जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। वॉलंटरी तो आप खुद जाके क्या कहते हैं कि मुझे रजिस्टर कर दो, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि ये ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बेशक आप नहीं भी जाएंगे तो वो खुद ब खुद गवर्नमेंट आपको रजिस्टर कर देगी। वो कैसे होगा अभी देखते हैं। इफ़ द कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, अगर कमिश्नर इस बात पर मुतमिन हो कि एक पर्सन जो कि जिसको एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए एंड हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, और उस बंदे ने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, the commissioner shall register the person and shall not later than 15 days before the day on which the registration takes effect। अब ये कमिश्नर का काम है कि वो ऐसे बंदे को, जिस बंदे ने रजिस्टर होना चाहिए था और वो रजिस्टर नहीं हुआ, तो उस बंदे को क्या करे, रजिस्टर कर दे और उसको इन्फॉर्म कर दे 15 दिन पहले कि जिस दिन से उसकी वो रजिस्ट्रेशन जो है वो लागू हो जाएगी। उस लागू होने से, टेक इफ़ेक्ट करने से 15 दिन पहले उस बंदे को नोटिस भिजवा दिया जाए कि मेरा बेटा तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो गई है और 15 दिन बाद इस फलां डेट को जो है वो ये रजिस्ट्रेशन तुम पे लागू हो जाएगी, और उसके बाद तुमने टैक्स कलेक्ट करना है जो तुम टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो, और आगे वो सारा सिस्टम के तूने वो टैक्स जो है वो रिटर्न किसको करना है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को। अच्छा जी, उसके बाद है जी नोटिफाई द पर्सन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, उसको नोटिफिकेशन भेजना है कि तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। द डे ऑन विच इट टेक्स इफेक्ट, जिस दिन की जाएगी, एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड टू द पर्सन, और उसके बाद उस बंदे को रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इशू कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 की बात करें, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली विदाउट बीइंग गिवन एडवांस नोटिस, किसी बंदे को जो है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसी बंदे की नहीं की जाएगी जब तक उसको पहले क्या किया जाए, नोटिस दिया जाए, एंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, या फिर उसको बुला के उससे बात की जाए कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं ये टैक्सेबल सर्विसेज हैं और आपको जो है वो अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, और उसकी अगर कोई डिफेंस है, अगर वो कोई बात करना चाहता है तो उसकी बात सुनी जाए। इन सच मैनर एज कमिश्नर में स्पेसिफाई, और वो मैनर्स जो हैं, तरीक़ाकार जो है, मेथड जो है वो कमिश्नर स्पेसिफाई करेगा। उस मेथड के तहत नोटिस दिया जाएगा एडवांस रजिस्ट्रेशन से पहले, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसकी बात भी सुनी जाए जिस बंदे को रजिस्ट्रेशन की जा रही, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जिस बंदे की जा रही है।
सब सेक्शन 3 की बात करें, द कमिश्नर मे बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग ऑथोराइज एनी अदर ऑफिसर टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन। कमिश्नर जो है वो रिटन ऑर्डर देगा अगर वो खुद किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पे किसी और बंदे को अपने उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रखना चाहता है या उसको अथॉरिटी देना चाहता है कि तुम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लोगों की कर सकते हो, तो रिटन ऑर्डर के तहत वो होगा। अंडर दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फॉर एनी ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है जी, मतलब ये कि कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिटर्न ऑर्डर के थ्रू किसी भी बंदे को ये पावर दे सकता है कि वो उसकी जगह पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लोगों की करता फिरे। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 28 है सस्पेंशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि किसी की रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड भी की जा सकती है। वो किन ग्राउंड्स पे की जा सकती है वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 3, द अथॉरिटी मे टेम्परेरली इनएक्टिवेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन। अच्छा, अब ये सब सेक्शन 3 हम आगे देखेंगे। वो कह रहा है कि अथॉरिटी किसी की भी रजिस्ट्रेशन को कुछ अरसे के लिए टेम्परेरली आर्जी तौर पर इनएक्टिवेट भी कर सकती है अगर वो ये चीज़ें देख ले। कौन कौन सी चीज़ें? इट इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर किसी बंदे को रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए था, ठीक है, अगर अथॉरिटी को ये लगे कि ये जो बंदा है, इस बंदे को ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इस बंदे को रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी चाहिए थी, या ये बंदा जो है वो रजिस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, इंटाइटल्ड नहीं है, तो ऐसे बंदे की अगर रजिस्ट्रेशन हो गई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है? कोई बंदा हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस अंडर दिस एक्ट आर रूल्स। कोई बंदा जो है वो ऑब्लिगेशंस ही पूरी नहीं कर रहा, मतलब कि अपनी ड्यूटीज़ जो उसके फ़राइज़ हैं वो नहीं अदा कर रहा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा था, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई और वो टैक्सेबल सर्विसेज भी दे रहा था, रिटर्न वो फाइल नहीं कर रहा, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वो टैक्स दे नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में क्या है कि डेट गुजरती जा रही है, टैक्स नहीं दे रहा, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड की जा सकती है। ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 2 की बात करें, द अथॉरिटी शैल गिव नोटिस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन स्टेटिंग द रीज़न फॉर टेम्परेरी इनएक्टिवेशन। जिसकी भी टेम्परेरी इनएक्टिवेशन की जाएगी उसको पहले एक नोटिस भी दिया जाएगा कि भाईजान आपकी टेम्परेरी जो आपने ये जो काम किया है, आपने जो ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया, या फिर आप जो रजिस्ट्रेशन के काबिल ही नहीं थे और आपकी रजिस्ट्रेशन गलती से हो गई है, तो पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको रीज़न बताई जाएगी और उसके बाद उसकी टेम्परेरी इनएक्टिवेशन कर दी जाएगी। Person's registration and the remedial action required to be taken by the person in such time as may be specified in the notice। मतलब ये कि जिस बंदे की भी टेम्परेरी इनएक्टिवेशन की जा रही है उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस के अंदर रीज़न लिखी होगी कि क्यों उसकी टेम्परेरी इनएक्टिवेशन की गई है, और फिर दूसरी चीज़ ये लिखी होगी कि अगर वो अपनी टेम्परेरी इनएक्टिवेशन हटवाना चाहता है तो उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको रिटर्न फाइल करवाना पड़ेगा, अगर उस पर कोई सरचार्ज लग गया है, कोई जुर्माना लग गया तो उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो ये होती हैं रेमीडियल एक्शंस। ठीक है जी, मतलब ये कि उसको जो एक्शंस बताए जाएंगे वो परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसकी जो टेम्परेरी इनएक्टिवेशन है वो ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, in case the authority is not satisfied with the response of the person or the remedial action taken by him। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड ही नहीं होती, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को नोटिस गया और उसको बताया गया कि भाईजान आपका ये कसूर है, इस वजह से आपकी टेम्परेरी एक्टिवेशन की जा रही है, अगर आपने इसको हटवाना है तो आप फ़लाँ काम करें। अगर वो बंदा फ़लाँ काम करता है लेकिन वो जिस तरह उसको कहा गया था उस तरह उसने नहीं किए और अथॉरिटी उससे सेटिस्फाई भी नहीं हुई, फिर क्या होगा? आर डज नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स, या फिर उस बंदे ने
कोई काम किया ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया अथॉरिटी को उस नोटिस के नतीजे में। स्पेसिफाइड टाइम द अथॉरिटी में सस्पेंड द पर्सन रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले क्या किया जी अथॉरिटी ने, टेम्परेरी इनएक्टिवेशन की, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन को टेम्परेरी तौर पे इनएक्टिव कर दिया और नोटिस भेजा। अब उस नोटिस को अगले बंदे ने सीरियस ही नहीं लिया, या फिर जो जो उसको काम कहा गया था, रेमिडियल एक्शंस उसने परफॉर्म करने थे, वो जिस तरह कहे गए थे उस तरह उसने परफॉर्म ही नहीं किए, ठीक है। अब अथॉरिटी जो है वो डिससेटिस्फाइड है, उसके इस बिहेवियर की वजह से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी कि उसकी रजिस्ट्रेशन सिरे से सस्पेंड कर देगी, ठीक है। पहला काम क्या करेगी, टेम्परेरी इनएक्टिवेशन, और दूसरा काम क्या करेगी कि उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी। जो वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आ रही थी, उसका नाम आ रहा था, वहाँ से उसका नाम भी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टेड बाय रिमूविंग द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। वही जो वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आ रही थी, वहाँ से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। पब्लिश्ड ऑन द अथॉरिटीज़ वेबसाइट, अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर जो उसकी रजिस्टर्ड पर्सन में उसका नाम आ रहा था, वहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 5 है, एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सस्पेंशन। उसकी जो अब क्या हुआ कि किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया, अब उसके पास 60 डेज हैं, 2 महीने उसके पास हैं। द अथॉरिटी में विदड्रॉ द सस्पेंशन, किसी भी टाइम अथॉरिटी उसकी सस्पेंशन ख़त्म कर सकती है। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड विद द रेमिडियल एक्शन टेकन बाय द पर्सन, अगर वो पर्सन क्या करे कि वो अथॉरिटी के पास आए और माजरत कर ले और अपने जो जो उसको कहा गया था उनके मुताबिक अपनी सारी जो है वो टास्क परफॉर्म करे, अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म करे, जो टैक्स उसका रहता है या जो सरचार्ज है वो सारा अपना पे करे, तो 60 डेज़ का उसके पास टाइम है। उन 60 डेज़ के अंदर जो अथॉरिटी है वो विदड्रॉ कर लेगी सस्पेंशन को। उसके बाद सब सेक्शन 6 है, वेयर आफ्टर 60 डेज। अब ये 60 डेज भी फॉर एग्जांपल गुजर जाते हैं, द सस्पेंशन हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन, उस बंदे ने फिर भी अथॉरिटी के पास नहीं आया, कोई भी अपना जो है वो एक्शंस दुरुस्त नहीं किया और अथॉरिटी को उसने सेटिस्फाई नहीं किया। द अथॉरिटी में अब अथॉरिटी क्या करेगी, इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेज्ड नॉन कंप्लाइंस अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के तहत जो भी प्रोसीडिंग फर्दर बनेगी, उन प्रोसीडिंग्स को अथॉरिटी क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एक बंदे ने 60 डेज के अंदर भी अपनी करेक्शन नहीं की, ना अथॉरिटी उससे सेटिस्फाइड हुई, तो इसमें पहला अथॉरिटी एक्शन ये लेगी कि इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पर्सन, उस पर्सन के खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग्स करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेज्ड नॉन कंप्लाइंस अंडर दिस एक्ट, कि उसने वो इस एक्ट के तहत जो है वो नॉन कंप्लाइंस शो की है, अपनी बातें जो है वो नहीं मानी जो अथॉरिटी ने कही थी। दूसरा ऑप्शन है री इंस्टेट द पर्सनस रजिस्ट्रेशन, उस पर्सन की रजिस्ट्रेशन को दोबारा से बहाल भी किया जा सकता है। ये भी अथॉरिटी के पास ऑप्शन है कि 60 डेज़ के बाद भी वो उस बंदे की रजिस्ट्रेशन को दोबारा री इंस्टेट, दोबारा बहाल कर सकती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इफ़ नीदर ऑफ द एक्शंस इन क्लास ए एंड बी इज़ डन, क्लास ए और बी ये जो दोनों ऊपर वाले क्लास हैं, इनके अंदर कोई भी एक्शन अथॉरिटी नहीं लेती, कैंसल द पर्सनस रजिस्ट्रेशन। अब तीसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि उस पर्सन की रजिस्ट्रेशन सिरे से कैंसिल ही कर दे, ठीक है जी। हमने 3 इसके स्टेप पढ़े, पहला था टेम्परेरी इनएक्टिवेशन, दूसरा क्या था सस्पेंशन, और तीसरा अब क्या है कि पर्सन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 7 है, नो रजिस्ट्रेशन शैल बी कैंसल्ड अनलेस द अथॉरिटी ईदर थ्रू इंक्वायरी। अब कोई भी जो रजिस्ट्रेशन है उस वक्त तक कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक अथॉरिटी जो है क्या करे, इंक्वायरी न करवाए, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नेसेसिटेटिंग सच कैंसिलेशन, कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट से ये पता न चले कि ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं
कि अब इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो उसको फिर कैंसिल कर देगी अथॉरिटी। एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल एब्सॉल्व द पर्सन ऑफ हिज अदर ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज अंडर द एक्ट। अच्छा, अगर उसकी ये कैंसिल हो भी जाती है रजिस्ट्रेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसने फॉर एग्जांपल जो 20,000 टैक्स देना था या उस पर जो उसके ऊपर सरचार्ज लगा था, पेनल्टी लगी थी, वो सारी चीज़ों से भी वो फारिग हो गया, उसकी जान छूट गई। ऐसा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और उसने वो जो चीज़ें पे करनी है वो फिर भी उसको पे करनी पड़ेंगी, वो गवर्नमेंट उससे लेगी, ठीक है। वो कैसे लेगी वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद है जी सेक्शन 29 डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन ख़त्म करना। द कमिश्नर में डी रजिस्टर, कमिश्नर जो है वो किसी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर सकता है। आ रजिस्टर्ड पर्सन, एक पर्सन जो रजिस्टर्ड हो चुका है। आर सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है या फिर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं थी, उनको कमिश्नर जो है वो डी रजिस्टर भी कर सकता है, ये कमिश्नर की पावर है। उसके बाद सब सेक्शन 2 है वेयर एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट बिलीव्स दैट ही डज नॉट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। मतलब सेक्शन 25 के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट दी गई हैं, ठीक है, उनको कोई बंदा पूरा नहीं कर पा रहा, ही मे मेक एन एप्लीकेशन टू कमिश्नर फॉर द टू बी डी रजिस्टर्ड। मतलब कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है और वो ये समझता है कि वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पे पूरा ही नहीं उतरता, जो रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 25 के अंदर बताई गई हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देगा कि कमिश्नर साहब आप ऐसा करें कि मैं तो इन जो रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन की जो कि सेक्शन 25 के अंदर बताई गई हैं, उन पे मैं पूरा ही नहीं उतरता, सो मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म की जाए, मुझे डी रजिस्टर किया जाए, ठीक है जी, एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 3 की। इफ़ अपॉन रिसीविंग सच एन एप्लीकेशन द कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड। अगर कमिश्नर को ये एप्लीकेशन आती है और कमिश्नर जो है वो मुतमईन हो जाता है दैट द पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, के वाकया ही ये बंदा जो है वो रजिस्टर नहीं होना चाहिए था अंडर दिस एक्ट, एंड हैज़ फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट, और उसने जितने भी उसकी जो ऑब्लिगेशंस थी, उसके फ़राइज़ थे, ड्यूटीज़ थी, उसने पूरी की। इट शैल डी रजिस्टर सच पर्सन, वो उस बंदे को डी रजिस्टर कर देगा, ठीक है जी। कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो सेटिस्फाई, अगर मुतमईन हो जाता है कि वाकई इस बंदे की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं थी, वो उसको डी रजिस्टर कर देगा। उसके बाद है जी सब सेक्शन 4 वेयर द कमिश्नर रिसीव एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2। ये जो एप्लीकेशन रिसीव की है कमिश्नर ने डी रजिस्टर के लिए, इट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट। जिस दिन उस कमिश्नर तक वो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी, उस डेट से ऑनवर्ड उस कमिश्नर के पास 3 महीने हैं, ठीक है जी। वो 3 महीने के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन का फ़ैसला सुनाएगा, ठीक है जी, कि उस बंदे को डी रजिस्टर करना है या नहीं करना। इसका टाइम पीरियड कितना है जी, 3 महीने। आपने याद रखना है कि किसी भी बंदे को डी रजिस्टर करने के लिए जो एप्लीकेशन उसने दी है, उसका फ़ैसला कमिश्नर कितने दिनों में सुनाएगा जी, 3 महीनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर सुनाएगा, 3 months, ठीक है जी। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन आर विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days। अच्छा, ये उसके अंदर एक्सटेंशन भी दी गई है 60 days की। 3 month जो तो अलग है कि 3 month के अंदर अंदर वो फैसला सुनाएगा। अगर किसी वजह से एज द कमिश्नर में फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर किसी वजह से, और वो वजह कमिश्नर ने रिटर्न में लिखनी है कि ये वजह है, इस वजह से लेट हो गया है, अगर किसी वजह से लेट हो जाए तो फिर उसके पास फर्दर 2 महीने होते हैं, और फर्दर 2 महीनों के अंदर उसने जो है वो उसका फ़ैसला सुनाना होता है। मतलब टोटल जो है वो 5 महीने कमिश्नर के पास होते हैं।
पहले 3 महीने जो हैं उसके अंदर उसने सुनाना है। अगर उन 3 महीनों के अंदर वो फैसला नहीं सुना पाता तो फर्दर उसको 2 महीने दिए जाते हैं, लेकिन उसने रीज़न जो है वो रिटर्न में लिखनी होती है कि किस वजह से उसने लेट किया है। उसके बाद सेक्शन 29A है रीस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस। जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनकी रीस्टोरेशन कैसे होगी। द अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो भी कंडीशंस अथॉरिटी को बताई जाएंगी उनके तहत रीएक्टिवेट, किसी को रीएक्टिवेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी को आपने इनएक्टिव कर दिया तो उसको रीएक्टिव करना है। रिवाइव, रीइंस्टेट, दोबारा उसको बहाल करना है। आर रिस्टोर एनी रजिस्ट्रेशन विच हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, सस्पेंडेड आर कैंसल्ड, किसी की भी जो रजिस्ट्रेशन है अगर कैंसिल कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी, डीएक्टिव कर दी गई थी, तो उस रजिस्ट्रेशन को दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, रीइंस्टेट या रिस्टोर करने के लिए अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो कंडीशंस को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, कंडीशंस को फॉलो करते हुए क्या कर सकती है, रिस्टोर कर सकती है। फॉर एनी रीज़न आर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये कैंसिल हुए थे या सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो क्या कर सकती है, रीएक्टिवेट कर सकती है। तो 29A क्या था, रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस। अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो कोई भी कैंसल्ड, सस्पेंडेड, डीएक्टिवेटेड रजिस्ट्रेशन जो है उसको रीएक्टिवेट कर सकती है। ठीक है जी, तो ये अथॉरिटी की पावर्स उन्होंने बताई हैं 29A के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स वगैरह कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।